हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी जीआईसी मेंस की तैयारी में भी अच्छे से लगे होंगे। आज के सेशन में हम जॉन मिल्टन की बात करेंगे। पिछले सेशंस जो हमने जीआईसी लेक्चरर मेंस के लिए लिए हैं आपके, उसमें हम शेक्सपियर की बात कर चुके हैं, जोफ्री चौसर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं, एरिस्टोटल्स की भी बात कर चुके हैं, उनके हिमार्शिया की बात कर चुके हैं और इसके अलावा हम लिटरेरी मूवमेंट्स की भी बात कर चुके हैं। पिछले सेशन में को अगर आप देखेंगे ना तो उसमें आपको 250 वर्ड्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे और 150 वर्ड्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये समझिए कि जिस तरह का आपका पेपर आने वाला है ना 3 सेक्शन में ABC करके, उसी तरह से हमने इस PDF को डिवाइड किया है और उसी से आपकी तैयारी करा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि PDF आपको मिल जाए तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करनी है, सिर्फ आपको 9838818140 पर व्हाट्सअप करके अपना नाम, कोर्स का नाम और ज़िले का नाम लिख देना है। इधर से हम आपको क्या करेंगे, QR सेंड करेंगे, उसमें आपको सिर्फ 249 सेंड करना है और ये PDF आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इसमें जैसे कि हमने आपको बताया 250 वर्ड्स और 150 वर्ड्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। और जो आपके 50 शब्दों वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, जिसमें लिटरेरी फॉर्म और फिगर ऑफ स्पीच वगैरह पूछ लिया जाता है, तो उसके भी हमने कुछ नोट्स इसमें जोड़े हुए हैं। आप जब इस PDF को पढ़ेंगे और जो भी हम देखिए क्लास लेते हैं ना, उसमें ये PDF आपको सामने दिखाई दे रही है, यही PDF है जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बहुत ही आसान भाषा में, जिसको आप समझ सकें। और एक एक लॉन्ग आंसर को हमने हेडिंग वाइज भी आपके लिए तैयार किया है कि आपको याद करने में भी दिक्कत ना हो और जब आप अपना पेपर देने बैठे ना तो वहाँ भी आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। ठीक है, इसके अलावा हमें पता है कि आज जो TGT और आपके PGT में क्या हुआ है कि GS को लागू तो पहले ही हमें पता था कि करने वाले हैं, आज इसका सिलेबस हमारे सामने आ गया है। ठीक है, UP TGT और PGT का, तो उसकी भी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे जब TGT या PGT की वीडियो लाएंगे। अगर आप TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं तब भी हमसे जुड़ सकते हैं इस चैनल से। और किसी तरह की अगर आपको कोई परेशानी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तैयारी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, PDF से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। राइट अ नोट ऑन मिल्टन। मिल्टन पर एक नोट लिखिए एज अ पम्फलेटियर, एक पम्फलेटियर के तौर पर, इन 250 वर्ड्स, 250 शब्दों में। जैसे कि आप जानते हैं कि जो शेक्सपियर हैं, सॉरी जॉन मिल्टन है जो हमारे, उन्होंने सिर्फ पोइट्री नहीं लिखी है या सिर्फ पैराडाइज लॉस्ट के लिए ही वो फेमस नहीं है, बल्कि वो अपने पम्फलेट्स के लिए भी फेमस है। ये पम्फलेट्स कभी तो ये उसमें डाइवोर्स की बात करते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, कभी ये पादरियों को समझाने लगते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, कभी लोगों की भलाई के लिए, ये राजा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए पम्फलेट लिखते हैं। तो एक लंबा इतिहास है इनके पम्फलेट लिखने का, इसीलिए हमने सोचा कि ये शायद इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन, तो हमने ये इसमें पुट किया है आपको। देखिएगा, जॉन मिल्टन, हम क्या जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए कि जॉन मिल्टन जो है हमारे, वो 3 एज कवर करते हैं। जैकोबियन एज 1608 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद कैरोलिन एज, और बल्कि 4 कहिए, लास्ट वाले फेज में थोड़ा कम रहे। तीसरा जो है वो कॉमनवेल्थ, पहला देखिए जैकोबियन, फिर कैरोलिन और फिर कॉमनवेल्थ या प्यूरिटन इंटेग्रम जो 1649 से 1660 तक रहा। फिर 1660 के बाद में जो नियो क्लासिकल एज लगती है ना, तो इसमें भी कुछ दौर इनका रहा है। ठीक है, बल्कि ये कहिए कि जो मिल्टन है वो इकलौते ऐसे आपके ऑथर या राइटर हैं कि जिन्होंने 4 दौर अपनी जिंदगी में देखे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, जॉन मिल्टन इज रिमेंबर्ड नॉट ओनली एज अ ग्रेट एपिक पोएट। जॉन मिल्टन को सिर्फ एक महान एपिक पोएट के तौर पर याद नहीं किया जाता है, बट ऑल्सो एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पम्फलेटियर्स इन इंग्लिश हिस्ट्री। बल्कि उनको इंग्लिश साहित्य में या अंग्रेजी साहित्य में फाइनेस्ट पम्फलेटियर के तौर पर भी जाना जाता है। अब पम्फलेटियर इज अ राइटर, एक पम्फलेटियर कौन होता है वो समझ लीजिए। हु पब्लिशेज शॉर्ट प्रोज वर्क्स, जो छोटे छोटे प्रोज वर्क को पब्लिश करता है, टू एक्सप्रेस पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल ओपिनियंस, अपने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक ओपिनियंस, दृष्टिकोण को लोगों के सामने रखने के लिए। ठीक है, वो एक पेज भी, सिंगल पेज भी हो सकता है, उसमें 2-4 पेज भी हो सकते हैं। ड्यूरिंग द टर्बुलेंट पीरियड ऑफ द इंग्लिश सिविल वॉर, यानी ये बात हो रही है 1642 से लेकर के 1649 तक, बल्कि थोड़ा और पहले जोड़ लीजिए 1638, जबकि ये यूरोप की यात्रा में थे ना, तभी से टर्बुलेंस शुरू हो गया था इंग्लैंड में। ये फिर भयानक रूप जो है 1640 के बाद लेता है।
और जैसा कि हमें पता है 1642 में इंग्लैंड में सारे थिएटर क्लोज करा दिए जाते हैं। उसके बाद जो है ये एक गृह युद्ध होता है और अंततः 1649 में किंग चार्ल्स फर्स्ट की गर्दन उड़ा दी जाती है और क्रॉमवेल जो थे उनको क्या किया जाता है, ये कहिए कि कॉमनवेल्थ का लीडर बना दिया जाता है और वो 11 साल तक शासन करते हैं, बल्कि ये 9 साल तक शासन करते हैं। फिर इनका बेटा जो है वो रिचर्ड क्रॉमवेल, ये ओलिवर क्रॉमवेल थे और रिचर्ड क्रॉमवेल इनका बेटा, ये 1658 से 1660 तक 2 साल वो सत्ता में रहता है। फिर उसके बाद इनको हटाया जाता है, चार्ल्स सेकंड को लेकर के आया जाता है। तो सिविल वॉर आप ध्यान रखेंगे कि 1638 से 1649 तक का 10-11 साल का ये समय है, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस थी उस समय। एंड द कॉमनवेल्थ, और कॉमनवेल्थ यानी जो ये 1649 से 1660 वाला पीरियड है। मिल्टन यूज दिस पावरफुल प्रोज, मिल्टन ने अपनी पावरफुल प्रोज को यूज किया है टू डिफेंड लिबर्टी, आज़ादी को डिफेंड करने के लिए, आज़ादी को डिफेंड करने के लिए उन्होंने क्या लिखा था, एरियोपेजिटिका। कब लिखा था, 1644 में। ठीक है, सच को क्या करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। को आपके प्रीस्ट हॉल थे, वो उल्टा सीधा लिखा करते थे मिल्टन के बारे में भी, आम लोगों के बारे में भी, उनको भी बहुत ज़बरदस्त जवाब दिए हैं। जस्टिस के बारे में राजा के खिलाफ बोलते थे और कॉमनवेल्थ यानी जो आम लोग थे उनके फेवर में ये लिखा करते थे। चलिए अब अपन देखेंगे मिल्टन एज अ पम्फलेटियर, वो इंट्रोडक्शन था, अब मेन आंसर में आ गए हैं अपन। मिल्टन रोट न्यूमेरस पम्फलेट्स ऑन रिलीजियन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डिवोर्स। करें कि मिल्टन ने बहुत सारे पम्फलेट लिखे हैं, चाहे वो धर्म की बात करने को हो या राजनीति की या शिक्षा की या फ्रीडम ऑफ स्पीच की या डाइवोर्स की, पॉलिटिक्स और एजुकेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो आप देख रहे हैं ना, और ये डाइवोर्स, ये इनके कहिए कि डाइवोर्स तो एक तरह से पर्सनल इनका ओपिनियन था, क्योंकि इनकी जो पत्नी थी वो 17 साल की थी, ये 34 के थे तब इनकी शादी हो गई थी। अब बड़ा अंतर है तो थोड़ा सा नहीं पट रही होगी, तो उनको चाहिए था तलाक। अब तलाक लेने के नियम बड़े खतरनाक थे क्रिश्चियनिटी में, तो इन्होंने फिर उस पर भी 5 पम्फलेट लिखे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स पर भी लिखे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए अपन ने बताया आपको कौन सा लिखा था इन्होंने, एरियोपेजिटिका 1644 में। एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या लिखा था, ऑफ एजुकेशन, ये भी 1644 में। ये आपसे आपके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में होते हैं ना, टीजीटी में तो एक ही पेपर होता है, पीजीटी का जो प्री होता है, जीआईसी का प्री, एलटी का प्री, इन सभी में ये पूछ लिए जाते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिज पम्फलेट्स आर मार्क्ड बाय लॉजिकल रीजनिंग, इनके पम्फलेट्स में आपको लॉजिकल रीजनिंग दिखाई देगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलने लगे, ये प्रूव करते थे अपने तर्क से। स्ट्रॉन्ग मोरल कन्विक्शन देखने को मिलेगा एंड पैशनेट एडवोकेसी ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, और इंडिविजुअल फ्रीडम की पैशनेट एक जुनूनी एडवोकेसी भी आपको देखने को मिलेगी, यानी ये आज़ादी की वकालत करते आपको नजर आएंगे। ही बिलीव्ड दैट, ये मानते थे कि ट्रुथ कुड ट्रम्फ ओनली, सच तभी जीत सकता है ओनली थ्रो ओपन डिस्कशन, जब हम लोगों से खुल करके बात करेंगे, एंड फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, और अपने विचारों को बिल्कुल आज़ादा अंदाज में लोगों के सामने पेश करेंगे। इसीलिए देखिए इन्होंने क्या किया, वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट प्रोज वर्क्स एरियोपेजिटिका 1644 में जो उन्होंने लिखा था, रिटन अगेंस्ट द लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से जो एक एक्ट पास हुआ था कि जो भी अब छपेगा इंग्लैंड में वो पार्लियामेंट से पहले उसको पास कराना पड़ेगा, तो ये एक तरह से तानाशाही थी, तो इसके खिलाफ इन्होंने ये लिखा था कि हमें आज़ादी होना चाहिए अपने विचारों को व्यक्त करने की, उन्हें छपवाने की। इन दिस फेमस पम्फलेट, इस फेमस पम्फलेट में मिल्टन आर्ग्यूड फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस, इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए तर्क वितर्क दिए, एंड अपोज्ड सेंसरशिप, और सेंसरशिप को अपोज किया, उसका विरोध किया। हिज फेमस बिलीफ, उनका जो एक प्रसिद्ध विश्वास है कि ट्रुथ बिकम्स स्ट्रॉन्गर व्हेन टेस्टेड अगेंस्ट फॉल्सहुड, कि सच हमेशा मजबूत हो जाता है जब इसे झूठ के खिलाफ आजमाया जाता है, टेस्ट इसकी परीक्षा ली जाती है। अच्छा, मिल्टन ने फिर आगे क्या किया, देखिए मिल्टन ने लिखा, मिल्टन रोट द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, कब लिखा, 1649 में। किस लिए लिखा, डिफेंडिंग द पीपल्स राइट, लोगों के अधिकारों को डिफेंड करने के लिए, टू रिमूव अ टायरेनिकल रूलर, किसी राक्षसी राजा को हटाने के लिए, कि अगर किसी प्रजा पर कोई एक राक्षसी राजा कहिए कि उसको बिठा दिया गया है ना, तो ये पब्लिक के पास अधिकार है कि वो उसको जड़ से उखाड़ फेंके, ये उन्होंने बताया है इसमें। इन द डॉक्ट्रीन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, और इस वाले पम्फलेट में ही एडवोकेटेड
रिफॉर्म इन मैरिज लॉज, उन्होंने कहा है कि मैरिज लॉज जो है ना उनमें रिफॉर्म किया जाए। और गोइंग आर्गू करते हुए या तर्क देते हुए कि इनकम्पेटिबिलिटी कुड बी अ वैलिड रीजन फॉर द डिवोर्स। इनकम्पेबिलिटी जो हमने आपको भी बताया ना कि ये थे 34 के और उनकी जो वाइफ थी वो थी 17 साल की, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, इनकम्पेटिबल थे, यानी एक दूसरे को तो हजम नहीं कर पा रहे थे, दोनों में पट नहीं रही थी। जैसे आप वो सैमसंग के फोन, आईफोन के फोन में सैमसंग का चार्जर लगा दीजिए तो दोनों कैसे कंपेटेबल होंगे, नहीं होंगे ना। तो वही हाल था बेचारों का दोनों का। हिज ट्रैक्ट ऑफ एजुकेशन प्रपोज्ड, उनका जो एजुकेशन पर ट्रैक्ट है ना, जो जिसका टाइटल ही है ऑफ एजुकेशन, 1644 में ये भी आया था। प्रपोज द प्रैक्टिकल एंड कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसमें इन्होंने क्या किया है, एक प्रैक्टिकल और कम्प्रिहेंसिव सिस्टम की बात की है एजुकेशन के, कि सिस्टम में क्या क्या असल में सुधार होना चाहिए, और वो सुधार जो इन्होंने सजेस्ट किए हैं वो वाकई में प्रैक्टिकल भी हैं, ऐसा भी इन्होंने साबित किया है। अच्छा आगे देखिएगा, स्टाइल एंड सिग्निफिकेंस क्या है इनका। मिल्टन्स पम्फलेट्स आर, मिल्टन के जो पम्फलेट हैं स्कॉलरली, विद्वता से भरे हुए, फोर्सफुल ताकत शक्ति से भरे, एंड एलोक्वेंट और बड़े एलोक्वेंट। एलोक्वेंट को कई अर्थ में आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे पर्याप्त आप कह दीजिए कि जो भी उस समय मुद्दे चल रहे थे उसके हिसाब से ठीक थे, या इसको कह दीजिए कि बहुत पावरफुल थे, जो पहले वर्ड इन्होंने फोर्सफुल यूज़ किया है। और एलोक्वेंट के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं कि जो उस समय के ज्वलंत मुद्दे थे उन पर भी ये बात करते थे, अपन ने देखा ही अभी तक। दे कंबाइन क्लासिकल लर्निंग विद बिब्लिकल रेफरेंसेस, उन्होंने क्लासिकल लर्निंग को क्या किया, बिब्लिकल रेफरेंसेस के साथ में कंबाइन कर दिया। एंड परसुएसिव आर्गूमेंट, और परसुएसिव आर्गूमेंट भी उसमें दिए। परसुएसिव मतलब जिससे हमें यकीन या विश्वास हो जाए। दो सम ऑफ हिज व्यूज, यद्यपि उनके जो कुछ व्यूज हैं वर कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। हिज राइटिंग्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिकल थॉट एंड डेमोक्रेटिक आइडियल्स, फिर भी उनकी जो राइटिंग्स थी ना, उनके जो पम्फलेट थे, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया पॉलिटिकल थॉट को, राजनीतिक विचारों को, लोगों के, एंड डेमोक्रेटिक आइडियल्स और प्रजातांत्रिक विचारों को भी, क्या आदर्शों को भी इन्होंने क्या किया, बहुत अधिक प्रभावित किया। अच्छा कंक्लूजन में क्या लिखेंगे अपन, मिल्टन्स प्रोज राइटिंग्स एस्टेब्लिश्ड, मिल्टन की प्रोज राइटिंग ने एस्टेब्लिश किया है हिम, उन्हें, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पम्फलेटियर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के महानतम पम्फलेटियर के रूप में। थ्रू हिज फियरलेस डिफेंस ऑफ लिबर्टी, अपने फियरलेस निर्भीक डिफेंस ऑफ लिबर्टी की चाहे वो बात करें। अच्छा रुकिएगा, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, थ्रू हिज फियरलेस डिफेंस ऑफ लिबर्टी, अपने निर्भीक आज़ादी के डिफेंस में, न्याय के डिफेंस में, शिक्षा के डिफेंस में, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के डिफेंस में, ही मेड अ लास्टिंग कंट्रीब्यूशन, उन्होंने एक लास्टिंग कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया है इंग्लिश प्रोज को। ठीक है, प्रोज को भी इन्होंने नए आयाम दिए, और इसके साथ में अपने समय के ज्वलंत मुद्दों को उठाकर भी ये इंग्लिश लिटरेचर में अमर हो गए एक तरह से। तो देखिए हमने इस वाले में 4 हेडिंग की बात करी है। कंक्लूजन ये है आपका, स्टाइल एंड सिग्निफिकेंस 2, पम्फलेट मिल्टन एज द पम्फलेटियर, और अगला क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो 4 से 5 हेडिंग लिख दीजिए, उनको बढ़िया से एलेबोरेट कर दीजिए, बस काम हो गया आपका। कोई बहुत तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, खाली आपको क्वेश्चन को समझना है। एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत आसानी से अब अपने आंसर को लिख पाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा बचा था, देख लीजिए। करें कि ये जो इनकी निर्भीक डिफेंस था ना, किसके किसके लिए था ये, आज़ादी के लिए। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। आज़ादी के लिए जो डिफेंड कर रहे थे आज़ादी को, जस्टिस को डिफेंड कर रहे थे, एजुकेशन को डिफेंड कर रहे थे, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी डिफेंड कर रहे थे बिना डरे हुए। तो इसने इनको इंग्लिश प्रोज में एक लास्टिंग, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एक लास्टिंग कंट्रीब्यूशन, कभी भी ख़त्म ना होने वाला योगदान दिया है। अच्छा, एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी को भी ये योगदान दिया है इन्होंने, कि पॉलिटिकल फिलॉसफी उन्होंने अपने समय की बदल करके रख दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने राजाओं के सामने नतमस्तक नहीं किया, बल्कि ये और राइटर्स से हट करके, जिनको केवेलियर पोएट्स कहते थे, जो राजा के, रानी के, राजकुमारों के गुण गाते थे, उनसे हट करके इन्होंने पब्लिक के अधिकारों की बात की थी। His pamphlets remain relevant for their powerful advocacy of human rights
एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। इनके जो पम्फलेट्स हैं ना रिमेन रिलेवेंट, आज भी रिलेवेंट हैं। फॉर दियर पावरफुल एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स, फॉर दियर पावरफुल, अपनी शक्तिशाली एडवोकेसी वकालत के लिए, ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानों के अधिकारों की, एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, और उनकी बौद्धिक आज़ादी की। यानी जो उन्होंने अपने पम्फलेट्स में इंसानों के अधिकारों की बात की है, उनकी बौद्धिक आज़ादी की बात की है, इस बात ने उनके पम्फलेट्स को रिलेवेंट बना दिया है बहुत समय तक के लिए। यानी ये समझिए कि जब तक हम लिटरेचर पढ़ेंगे हम जॉन मिल्टन के पम्फलेट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट अ नोट ऑन जॉन मिल्टन एज एन एपिक पोएट इन 250 वर्ड्स। एपिक पोएट के तौर पर जॉन मिल्टन पर क्या लिखिए, एक नोट लिख दीजिए। कितने शब्दों में, 250 में। इसी में आपसे 150 पूछ लेगा, तो 250 वालों को ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, इससे आप 150 वाले आसानी से तैयार कर पाएंगे। और बाई चांस अगर 50 वर्ड्स में पूछ लिया तो आराम से उनको भी लिख लेंगे आप। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार जरा देख लें, रुकिएगा। राइट सम अकाउंट ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन 250 वर्ड्स। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त है कि पैराडाइज लॉस्ट को हम इसमें 250 शब्दों में डिस्कस करेंगे। चलिए अच्छा है, तो पहले अपन इसको निपटा लेते हैं, अगर लगेगा कि अगले वाले को भी कर लें तो अपन कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमें मिल्टन को एज अ एपिक राइटर के तौर पर, एपिक पोएट के तौर पर हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। देखिएगा इंट्रोडक्शन। जॉन मिल्टन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में जॉन मिल्टन को उस महानतम में से सबसे महान एपिक पोएट्स माना जाता है, यानी महानतम में से एक माना जाता है। जो उनका मास्टरपीस है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि 1667 में आया था। एस्टेब्लिश्ड हिम एज अ सक्सेसर ऑफ होमर एंड वर्जिल। इस वर्क ने जॉन मिल्टन को होमर और वर्जिल का एक उत्तराधिकारी साबित कर दिया। थ्रू हिज प्रोफाउंड लर्निंग, अपनी अथाह ज्ञान की वजह से, इमेजिनेटिव पावर, कल्पना की शक्ति की वजह से, एंड रिलीजियस विजन, और धार्मिक दृष्टिकोण की वजह से, मिल्टन गेव द इंग्लिश लैंग्वेज इट्स फाइनेस्ट क्लासिकल एपिक। मिल्टन ने इंग्लिश लैंग्वेज को इसकी फाइनेस्ट क्लासिकल एपिक प्रदान की है। करेंगे जैसे आप होमर और वर्जिल की बात करते हैं ना, वैसे ही अब मिल्टन की भी बात की जाती है, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को पैराडाइज लॉस्ट जैसा एक अमर वर्क दिया है। अच्छा, पैराडाइज लॉस्ट की आगे हम बात करेंगे। चलिए, मिल्टन फॉलोज द क्लासिकल ट्रेडिशन। मिल्टन ने क्लासिकल ट्रेडिशन को फॉलो किया। ये फीचर की बात कर रहे हैं हम, मिल्टन की एपिक पोइट्री के फीचर्स क्या थे। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, क्लासिकल ट्रेडिशन को फॉलो किया है। बाई बिगिनिंग पैराडाइज लॉस्ट विथ एन इन्वोकेशन टू द हेवनली म्यूज। हेवनली म्यूज को इन्वोकेट करके अपनी पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत में इन्होंने ट्रेडिशन को फॉलो किया है। एंड बाई स्टार्टिंग द स्टोरी इन द मिडिल, और मीडिया रेस बोलते हैं इसको, मीडिया रेस से अपनी स्टोरी को शुरू करके भी इन्होंने क्लासिकल ट्रेडिशन को फॉलो किया है। मीडिया रेस मतलब ना शुरू से ना आखिर से, बीचों बीच से कहानी शुरू होती है। द पोएम कंटेन्स ग्रांड स्पीचेस। इस पोएम में आपको महान स्पीचेस देखने को मिलेंगी, एपिक सिमिलीज आपको देखने को मिलेंगी, सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, एंड अ वास्ट सेटिंग, और एक विशाल काय सेटिंग देखने को मिलेगी, दैट एक्सटेंड फ्रॉम हेवन टू हेल एंड अर्थ। जो कि सेटिंग कहाँ कहाँ है, हेवन में है, हेल की भी बात है, और अर्थ की भी सेटिंग है। जैसे आप शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो उनका सेटिंग कोई एक देश हो गया, कोई एक शहर हो गया, या 2-4 शहर हो गए, या 2-4 देश हो गए। लेकिन यहाँ इस वाले वर्क में पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन की जो सेटिंग है ना, पूरा उसमें जन्नत भी है, जहन्नम भी है, और साथ में हमारी दुनिया भी है। ठीक है। दीज फीचर्स मेक इट अ ट्रू क्लासिकल एपिक। ये जो फीचर्स है ना, इसको ट्रू एपिक बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब इनकी हम ग्रांड स्टाइल की बात करेंगे, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्टन की एपिक स्टाइल क्या है, तो अपन क्या कहते हैं, ग्रांड स्टाइल है। मिल्टन्स ग्रांड स्टाइल इज मार्क्ड बाय एलिवेटेड डिक्शन। एलिवेटेड डिक्शन इसमें दिखाई देता है हमें। मैजेस्टिक शानदार ब्लैंक वर्स दिखाई देती है। लेटिनाइज्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यानी लिख तो इंग्लिश में रहे लेकिन उसमें जो है लेटिन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेटिन के भी बड़े विद्वान थे मिल्टन, हम जानते ही हैं। एंड पावरफुल इमेजरी, और इसमें हमें इनकी शक्तिशाली इमेजरी कल्पना भी देखने को मिलती है। हिज लैंग्वेज इज रिच। इनकी जो लैंग्वेज है बड़ी रिच है, म्यूजिकल है,
एंड डिग्निफाइड, और बड़ी डिग्निफाइड है। गिविंग द पोएम एन अनमैच्ड पोएटिक ग्रैंडियोर, जिससे इस पोएम को एक अनमैच्ड, यूनिक कह दीजिए, एक अद्वितीय ग्रैंडियोर, वैभव या एक शान इसको देते हैं, प्रदान करते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है ना, राइटली डिस्क्राइब्ड, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि मिल्टन स्टाइल एज ऑफ हाई सीरियसनेस, मिल्टन की जो स्टाइल है ना वो हाई सीरियसनेस की है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, मोरल एंड रिलीजियस विजन। ये खास बात है मिल्टन की कि ये मोरल और रिलीजियस विजन भी रखते हैं, यानी नैतिक समाज को सुधारने की भी बात करते हैं, धर्म में भी सुधार की बात करते हैं। अनलाइक एंशियंट एपिक्स, दूसरी एपिक जो प्राचीन है हमारी, उनकी तरह नहीं, बल्कि ये जो मिल्टन है दैट सेलिब्रेट मिलिट्री हीरोज, करें कि आप अगर देखिए एंशियंट एपिक्स को देखिएगा तो इसमें आपको मिलिट्री हीरोज देखने को मिलेंगे। ये जो मिल्टन की एपिक है ना, इसमें कौन देखने को मिलता है? मिल्टन की एपिक सेलिब्रेट्स स्पिरिचुअल हीरोइज्म, स्पिरिचुअल आत्मिक हीरोइज्म की बात की जाती है इसमें। ठीक है, एडम की बात करते हैं, ईव की बात करते हैं, सैटन की बात करते हैं, और विलियम ब्लैक कह भी देते हैं कि जो जॉन मिल्टन है, मिल्टन इज ऑन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये विलियम ब्लैक ने कहा है, क्योंकि सैटन का जब ये वर्णन किया है मिल्टन ने, बड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताया है उसको, और जब गॉड या एडम का वर्णन किया तो वो मज़ा उसमें नहीं दिखाई देता, इसलिए इन्होंने कहा है। द सेंट्रल थीम इज, सेंट्रल जो थीम है ना वो क्या है भाई? इज, वो है आपकी फॉल ऑफ मैन, फॉल ऑफ मैन है। ठीक है, एंड गॉड्स प्लान ऑफ साल्वेशन, और ईश्वर का वो प्लान है जिसके थ्रू वो हमें मोक्ष देना चाहते हैं। ठीक है, हिज पर्पज इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये लाइन भी पूछी जाती है, ध्यान रखिए। जो गॉड का पर्पस, जो उद्देश्य है वो क्या, अच्छा सॉरी, जो मिल्टन का उद्देश्य है वो क्या है कि वो ईश्वर के जो तरीके हैं उनको मनुष्य को समझा पाए कि ईश्वर गॉड अल्लाह जो भी करता है ना वो हमारे भले के लिए करता है, ये मतलब है इसका कहने का। दस द पोयम कंबाइंस और रिलीजियस फिलोसफी, इस तरह से आप देखेंगे ये जो पोयम है ये रिलीजियस फिलोसफी को, दर्शन को कंबाइन कर देती है पोएटिक एक्सीलेंस के साथ में। चलिए अच्छा, एक देखिए बड़ी अचरज या अचंभे की बात है कि ये इन्होंने जब लिखा है ना तो पूरी तरह से अंधे थे। हम जानते हैं कि जो ये मिल्टन हैं 1652 में पूरी तरह से अंधे हो गए थे एट द एज ऑफ 44, और जो ये वर्क है इनका पैराडाइज लॉस्ट, इसको 1665 से इन्होंने लिखना शुरू किया था, 1667 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, और इस समय 10 किताबें थी, फिर इसको 1674 में जब पब्लिश किया गया है तो इसमें फिर 12 किताबें कर दी गई, इन्हीं 10 को डिवाइड करके। ठीक है, 2 किताबों को डिवाइड करके, शायद 7th और 9th बुक देख लीजिएगा इसको। तो ये 2-4 पॉइंट हैं जो पैराडाइज लॉस्ट के बारे में और मिल्टन के बारे में हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन पे आइए। कैरेक्टराइजेशन जो है मिल्टन का वो क्या है? मिल्टन क्रिएट्स मेमोरेबल कैरेक्टर्स सच एज सैटन, एडम, ईव, गॉड एंड द सन। कि जो मिल्टन है ना उन्होंने बड़े मेमोरेबल कैरेक्टर्स हमारे सामने पेश किए हैं, या इन्होंने कहिए कि ईजाद किए, आविष्कार किया है उनका, जिनमें से सैटन है, एडम हैं, ईव हैं, ठीक है, गॉड हैं और सन है। सैटन इज स्पेशली एडमायर्ड फॉर हिज करेज, जो सैटन की खास तौर पर उसके करेज के लिए, यानी उसके साहस के लिए उसको एडमायर किया जाता है, डिटर्मिनेशन के लिए यानी उसके दृढ़ संकल्प के लिए, एंड ट्रेजिक ग्रेंडियर, और उसकी एक ट्रेजिक शान और शौकत के लिए भी उसको एडमायर किया है। किसने? मिल्टन ने। मेकिंग हिम वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स इन वर्ल्ड लिटरेचर, और मेकिंग हिम, ये जो उसका वर्णन है जो मिल्टन ने किया है, ये सैटन को क्या करता है? वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बना देता है। यानी अब तक जितने भी कैरेक्टर्स वर्ल्ड लिटरेचर में गढ़े गए हैं ना, उनमें जितने भी जटिलतम कैरेक्टर हुए उनमें से एक है सैटन का कैरेक्टर, जिसका वर्णन हमें पैराडाइज लॉस्ट में देखने को मिलता है। अच्छा आगे देखिए भाई, कंक्लूजन की बात करेंगे अपन। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एपिक। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो ग्रेटेस्ट इंग्लिश एपिक है, बिकॉज ऑफ इट्स सबलाइम थीम, अपनी सबलाइम थीम की वजह से हम ऐसा कह रहे हैं, मैजेस्टिक स्टाइल की वजह से, एंड मोरल डेप्थ हो, और नैतिक गहराई की वजह से, कि किस तरह से मोरली उन्होंने लोगों को संदेश दिए हैं कि हमें गॉड का हर हाल में अनुसरण करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, जहां पर हम बात नहीं मानेंगे वहां पर धोखा खा जाएंगे। ये इनकी
नैतिक उपदेश है जो इसमें इन्होंने देने की कोशिश करी है। एंड आर्टिस्टिक परफेक्शन तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हिज फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एपिक कन्वेंशंस, इन्होंने जो फ्यूजन किया है ना क्लासिकल एपिक को, क्या किया है, क्रिश्चियन थियोलॉजी से जो फ्यूज कर दिया है, दोनों को मिला करके एक यूनिक पीस तैयार किया है, मास्टरपीस। मेक्स हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक पोएट्स, इस बात ने इन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक पोएट्स बना दिया है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्य के इतिहास में, बल्कि हमें कहना चाहिए कि वर्ल्ड साहित्य के इतिहास में। ठीक है भाई, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने 5 से 6 हेडिंग्स में कवर कर लिया है। आप बस ऐसे ही तैयारी करिए, हेडिंग वाइज तैयार कर लीजिए, याद करने में आसानी और लिखने में उससे भी ज़्यादा आसानी। आपको लेंदी हेडिंग्स याद करने तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड करिए अपनी बातों को, अपने कहिए कि विचारों को कुछ अच्छी अच्छी सी हेडिंग्स में, और बस उनको हेडिंग लिखिए और उसको एलेबोरेट कर दीजिए, बस हो जाएगा आसानी से। प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से पढ़िए। किसी तरह की कोई दिक्कत है हमें याद करिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक बता ही चुके हैं, आपको मिल जाएगा, ज्वाइन करिए। कोई भी आपको दिक्कत है तुरंत बताइए, कोशिश करेंगे हम उसको सॉल्व करने की। ठीक है भाई, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। आप अगर टीजीटी, पीजीटी, एलटी या जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ जाइए। अभी हमने टीजीटी, पीजीटी के जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग हमने तैयारी आपकी शुरू करा दी है। तो आपकी टीजीटी, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जीआईसी मेंस की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, एलटी ग्रेड मेंस की भी आपको प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि जीआईसी, टीजीटी या पीजीटी की आपको पीडीएफ भी लिटरेचर की मिल जाए और ग्रामर की पीडीएफ भी अगर आप चाहते हैं, तो ये हमने चारों तैयार कर रखी हैं। हम आपको बता चुके हैं जीआईसी के लिए 249 आपको पे करने हैं ओनली। टीजीटी की जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसके लिए 299 पे करने हैं आपको। हम प्राइस बढ़ाए नहीं है, ठीक है, पुराने वाला जो सिलेबस था उसको भी हमने इसी रेट में बताया है आपको। और जो ये पीजीटी है इसके लिए आपको 399 पे करने हैं। ठीक है, इसमें भी काफ़ी कुछ बढ़ा दिया है, जैसे क्रिटिसिज्म जोड़ दिया है, कुछ एक राइटर जोड़ दिए हैं। और एक चीज़ आपके लिए अच्छी है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच को इन्होंने बढ़िया से डिफाइन कर दिया है। तो वो हमने देखिए टीजीटी पीजीटी का जो लिटरेचर का सिलेबस है ना, वो भी आपको हमने डिस्कस किया है आपके साथ में यूट्यूब से, अपने इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा उसका आपको। और जो जीएस वाला सिलेबस है जो आज ही आया है वो भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमसे बिल्कुल कांटेक्ट करिए। ये नंबर हमेशा ध्यान रखिए, 9838818140। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।